नमस्कार, अपना बिहार के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। कर्नाटक के सियासी नाटक का पर्दा फिलहाल गिर गया है। विधानसभा चुनाव में सबसे कम सीटें लाने वाली पार्टी जेडीएस के नेता एचडी कुमारस्वामी ने कांग्रेस के साथ मिलकर मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। दूसरी बार सीएम बने कुमारस्वामी का शपथ ग्रहण समारोह ताजपोशी से ज्यादा बीजेपी विरोधी दलों का शक्ति प्रदर्शन नजर आया, क्योंकि इस शपथ ग्रहण के शो की डायरेक्टर कांग्रेस थी। लिहाजा देश भर के तमाम बीजेपी विरोधी दलों के नेताओं का इस समारोह में जमघट लगा। बिहार से आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी इस समारोह में शामिल हुए, तो अन्य राज्यों के 6 सीएम भी कुमारस्वामी के शपथ ग्रहण समारोह में शक्ति प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे। लेकिन इन तस्वीरों को लेकर सियासी गलियारे में एक ही सवाल उठ रहा है कि क्या 2019 में भी बीजेपी विरोधी ताकतों की ऐसी ही तस्वीर उभरेगी। तो कर्नाटक में मोदी विरोधी विपक्षी दलों की एकता की नई तस्वीर सामने आई है और इस तस्वीर में परस्पर धुर विरोधी एसपी, बीएसपी, टीएमसी, सीपीएम के साथ कई दलों के सर्वे सर्वा नजर आए। लेकिन सवाल है कि क्या मोदी के खिलाफ ये गुलबंदी 2019 के चुनाव तक टिक पाएगी, क्योंकि अभी सभी दलों की राय एक दूसरे से जुदा नजर आ रही है। विपक्षियों को एकजुट होने के लिए भले ही कर्नाटक का मंच मिल गया हो, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व को लेकर अलग अलग दलों ने अलग अलग राग अलापना शुरू कर दिया है। एक तरफ जहां यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव प्रधानमंत्री पद के लिए अभी से अपने पिता मुलायम सिंह यादव की दावेदारी पेश कर रहे हैं, वहीं राहुल गांधी पहले ही प्रधानमंत्री बनने की इच्छा जता चुके हैं। हालांकि राहुल के सपने को दीदी यानी ममता बनर्जी पैनी नजरों से देख रही हैं। हास्यास्पद तो यह है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में नीलबट्टे सन्नाटा होने के बावजूद बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी खुद को पीएम पद की रेस में प्रमुख दावेदार मानती है। ममता जी हैं प्रधानमंत्री का काबिलियत रखती हैं, हमारे मायावती जी हैं प्रधानमंत्री की काबिलियत रखती हैं, इन लोगों को बनाया जाना चाहिए। तो कोई भी आदमी हो, हमारे यहाँ प्रधानमंत्री के कई एक योग्य लोग हैं जिनकी चर्चा हमने की, उसके अलावा और भी हैं। तो ये सब बैठ करके महागठबंधन के लोग तय करेंगे। कोई एक व्यक्ति बोल देगा, इससे हम नहीं समझते हैं कि बोलना भी उचित नहीं है और इसका कोई औचित्य भी नहीं। सबसे अहम बात यह है कि अखिल भारतीय महागठबंधन बनाने से पहले कोई भी पार्टी पीएम पद के लिए सर्वमान्य नेता चुनने को राजी नहीं है। कई दलों ने चुनाव नतीजों के आधार पर पीएम चुनने की बात कही है। चुनाव के बाद ही तय होगा। राहुल गांधी ने भी खुद कहा है कि चुनाव के बाद अगर हमारी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरती है तब हम बनना चाहेंगे एक बात है, बाकी तमाम लोग जो उनके सहयोगी होंगे सबकी राय से ही कोई प्रधानमंत्री के लिए नाम तय होगा। हालांकि इन सभी दलों में सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते कांग्रेस इस बात को लेकर आश्वस्त है कि बीजेपी बनाम विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस सभी दलों का नेतृत्व करेगी और पीएम का चेहरा भी उसी की पार्टी से होगा। राहुल गांधी में ही वो क्षमता है। तो इस समय देश एक अराजकता की ओर बढ़ रहा है। तो राहुल गांधी और कांग्रेस की आइडियोलॉजी ही एकमात्र ऐसी व्यवस्था है जहां पर लोगों को आप एकजुट कर सकते हैं। हमारी सहयोगी दलों को लेकर चिंता न करे कोई। हमें पता है कि हमारे सहयोगी दलों का और कांग्रेस के बीच में क्या अंडरस्टैंडिंग है, हम निश्चिंत हैं। देश के लोकतंत्र में ये कोई पहली तस्वीर नहीं है जब एक दूसरे के प्रबल विरोधी दल एक साथ एक मंच साझा करें और नया मोर्चा बनाने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। दिलचस्प सवाल यह है कि क्या इस बार मोदी के विरोध में साथ आए ये परस्पर धुर विरोधी दल एक मंच पर कितनी देर तक साथ खड़े रह पाते हैं। पटना से नीलकमल, न्यूज़ 18। तो बिहार में कांग्रेस दफ्तर में आज जश्न का माहौल देखने को मिला। कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस की सरकार बन गई और इस मौके पर प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष कौकब कादरी, प्रेमचंद्र मिश्रा समेत तमाम बड़े नेताओं ने जश्न मनाया और मिठाइयां बांटी। साथ ही कांग्रेस ने पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों का भी विरोध जताया। निश्चित रूप में हमारे लिए इसलिए जश्न का मौका है कि कर्नाटक में जिस तरह से हमने सरकार बनाई और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी
संविधान की एक तरह से धज्जियां उड़ा रही थी। तो हमारे लिए हर्ष का विषय है कि हमारे पास संख्या बल था और जिनके पास संख्या बल नहीं है उनको महामहिम ने सरकार बनाने के आमंत्रित किया था और उनकी पोर्टपल्ली खुली है। हम तमाम लोग आज के दिन जो है कि अपनी शुभकामनाएं और बधाई देते हैं बिहार कांग्रेस की तरफ से। 45 पार्टियों से गठबंधन कर रखा है पूरे देश में, तो क्या बीजेपी उन पार्टियों की बी टीम है? क्या बिहार में बीजेपी नीतीश कुमार की बी टीम है? क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी तो उनके यहाँ नीतीश कुमार है। तो जो ये इस तरह के सवाल उठाते हैं उन्हें पहले अपने गिरवा में झांकना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा वैचारिक और सैद्धांतिक स्तर पर राजनीति की है। हमारे लिए भाईचारा मजबूती करना जरूरी है, हमारे लिए देश की एकता मजबूती है। सुपौल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज 7 जिलों को करोड़ों की योजनाओं की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने यहां बाढ़ प्रबंधन और कोसी बेसिन परियोजना समेत कई योजनाओं की आधारशिला रखी। सीएम ने यहां कुल 889 करोड़ की योजनाओं का शुभारंभ किया। इस मौके पर सीएम नीतीश ने कहा कि इस योजना से इलाके की करीब 1 करोड़ की आबादी सीधे लाभान्वित होगी। 10 लाख हेक्टेयर की जमीन पर खेती हो सकेगी। साथ ही मुख्यमंत्री ने विभागीय अधिकारियों को समय पर योजना पूरी करने के निर्देश भी दिए और कोसी को फिर से बेहतर बनाने का संकल्प दोहराया। वहीं इस मौके पर विधायक नीरज कुमार बबलू ने मिथिलांचल और सीमांचल के बीच एम्स की मांग की। इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चंपारण के गौनाहा में सोफा मंदिर में पूजा अर्चना की और कटाव निरोधी कार्य का जायजा लिया। सांसद सतीश चंद्र दुबे ने इलाके में कटाव निरोधी काम कराने का कहा। केंद्र के एनडीए सरकार के 4 साल पूरे हो गए। सरकार अपने कामों का हिसाब जनता को दे रही है, लेकिन इन सालों में बिहार को क्या कुछ मिला, इसी मुद्दे पर देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। चौबीस मई को वर्तमान केंद्र की सरकार बनी थी। इस तरह से 4 साल पूरे हो गए, लेकिन इन 4 सालों में बिहार की उम्मीदें कितनी पूरी हुई, वो भी तब जबकि दोनों जगह एनडीए की सरकार है। पहले विपक्ष क्या सोचता है, ये जानिए। लोकप्रिय डिमांड थी स्पेशल स्टेटस और पैकेज, ये तो मिला नहीं। अगर आप 4 साल के मोदी के कार्यकाल को देखेंगे तो उनकी उपलब्धियों में मुझे लगता है कि लालू प्रसाद के परिवार को सरकारी एजेंसियों के द्वारा जितना परेशान कर सकते थे उन्होंने किया। विपक्ष का फोकस आज भी विशेष राज्य का मामला है, जिसके बहाने केंद्र और राज्य की डबल इंजन की सरकार निशाने पर है। लेकिन इसी मसले पर जेडीयू बीजेपी की राय थोड़ी अलग है, जिसमें बचाव साफ नजर आता है। मुख्यमंत्री जी का मामला है, इस विषय को हम लोग टच नहीं करना चाहते हैं, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री और बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री मिलकर इस बिहार का विकास कर रहे हैं। पिछले 11 महीने में यहाँ पे एनडीए की जो सरकार थी, तो यहाँ कार्यों को बुलेट ट्रेन की गति से आगे बढ़ाया गया है और अनेक ऐसे कार्य हैं, हर क्षेत्र में ऐसे कार्य हैं। सबसे बड़ा उदाहरण तो आप ये देखिए कि 1.25 लाख करोड़ का पैकेज जो प्रधानमंत्री ने घोषणा किया था, आज वो ज़मीन पर उतर रहा है। फंड्स की कमी जो बिहार को थी, काफ़ी हद तक वो पूरी हो गई है। आरोप प्रत्यारोप तो अपनी जगह है, लेकिन 4 साल में क्या मिला, ये जानना अहम है। खासकर एनडीए की सरकार बनने के 11 महीनों में काफी फायदा मिला है। कुछ ऐसे फायदे जो बिहार को मिले हैं, लेकिन कुछ ऐसी मांगे भी हैं जिसे लेकर बिहार की जनता के साथ बिहार की सियासत की नजर टिकी हुई है। जैसे विशेष राज्य का दर्जा, कोसी बाढ़ त्रासदी में पीड़ितों को सही मदद, जिसकी घोषणा केंद्र ने की थी, पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय दर्जा। 15वें वित्त आयोग के उपाध्यक्ष एन के सिंह ने माना है, स्वीकारोक्ति की है कि बिहार जैसे राज्यों को छोड़ के देश आगे नहीं बढ़ सकता है। बिहार जैसे राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा या उसके अनुपात में उतनी सहायता करनी आवश्यक है। ये तो खुद 15 वित्त आयोग के उपाध्यक्ष ने माना है। बहरहाल 4 साल में उम्मीद कितनी पूरी हुई और बचे हुए 1 साल में कितनी उम्मीदें पूरी हो जाएंगी, इस पर सूबे की जनता और विपक्ष पैनी नजर बनाए हुए है। आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18, पटना। तेजस्वी को लेकर पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी मुझसे बड़े नेता हैं और हमने तेजस्वी को अगला सीएम मान लिया है।
तेजस्वी आज प्रतिपक्ष के नेता हैं, 81 विधायक उनके साथ हैं, उसके अलावा हम लोग भी हैं और तेजस्वी प्रसाद लालू प्रसाद जी के सुपुत्र हैं और एक वृद्ध पिता के वृद्ध पुत्र के रूप में आज साबित कर रहे हैं। वैसी परिस्थिति में उनको बुलाया गया है, ये खुशी की बात है और हम समझते हैं कि उनको बुलाना किसी प्रकार की अन्यथा की बात नहीं है। आपके बड़े नेता हैं तेजस्वी, हम मान के चलते हैं, हम तो उनको मुख्यमंत्री का कैंडिडेट मान लिया है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद होंगे। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से जहां आम लोग परेशान हैं, वहीं इस पर सियासत भी तेज हो गई है। आरजेडी और कांग्रेस ने कीमतों में उछाल को लेकर केंद्र सरकार को गरीब विरोधी बताया और आंदोलन की बात कही। वहीं जेडीयू और बीजेपी कीमत कम होने का आश्वासन दे रही है। जी का बयान याद आता है, मनमोहन सिंह जी के रिजीम में वो बोली थी कि ज्यों-ज्यों पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ता है, प्रधानमंत्री का कद छोटा होता जाता है। आज जब डीजल और पेट्रोल का दाम इतना बढ़ गया, तो आज मैं जानना चाहती हूँ कि उनकी टिप्पणी नरेंद्र मोदी पे क्या होगी। 80 रुपये बैरल खरीद रहे हो, तब ये पेट्रोल 85 रुपये 84 रुपये लीटर क्यों बिक रहा है? कायदे से इसकी कीमत 45 रुपये लीटर होनी चाहिए, डीजल की कीमत 30 रुपये लीटर होनी चाहिए। चिंता का विषय है और राज्य सरकार भी सोच रही है। हमने आग्रह किया है कि केंद्र सरकार भी सोचेगी। प्रधानमंत्री खबर अररिया से, जहां अपने कृत्यों से चर्चा में रहने वाले अररिया के वर्तमान राजद सांसद मोहम्मद सरफराज आलम फिर से चर्चाओं में हैं। इस बार उन्होंने अररिया सदर अस्पताल के डीएस को फोन पर डराया धमकाया और बदसलूकी की बात की, जिसके बाद सदर अस्पताल के डीएस डॉक्टर माथुर ने इस्तीफा दे दिया। डॉक्टर माथुर ने ये आरोप वर्तमान सांसद मोहम्मद सरफराज आलम पर लगाया है। वहीं डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि कल इसको लेकर भाषा के अधिकारियों के साथ अररिया में बैठक होगी। बैठक में लिए गए निर्णय के बाद अगला कदम उठाया जाएगा। वहीं इधर सांसद सरफराज आलम ने अपने ऊपर लगे इन आरोपों का खंडन किया है। तो कुछ नहीं कह सकते हैं, वो उनका कहना था कि इन लोगों से एक्स्ट्रा ड्यूटी क्यों लेते हैं, आप लोग एक्स्ट्रा ये मोनोपोली क्यों करते हैं। इसमें मोनोपोली का कोई सवाल नहीं, रोस्टर के अनुसार आपको ड्यूटी करनी है। आपके साथ मिसबिहेव तरीके से बात किया उन्होंने? हाँ थोड़ा सा, लेकिन मैं किसी कुछ नहीं कहा, जो सहते गया सह लिया, बात खत्म। कैसे रिजाइन किया आपने? मैं रिजाइन इसलिए किया कि जब मुझे कॉमनल कहेगा, मैं इस ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, मुझे कॉमनल कहेगा तो मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं अपना पोस्ट जो प्रभार दिया हुआ उपाधीक्षक का, मैंने रिजाइन कर दिया। डॉक्टर माथुर जो हैं वो, उनको केवल इसलिए रिजाइन करना पड़ा कि एक चिकित्सक जो हैं वो नाइट ड्यूटी नहीं करना चाहते थे रमज़ान के दौरान, और दिन में भी ड्यूटी करने को तैयार नहीं थे। उनकी ड्यूटी पहले से काफ़ी कम कर दी गई, फिर भी वो ड्यूटी करने को तैयार नहीं थे। और उनके पक्ष में सांसद महोदय ने डॉक्टर माथुर से फ़ोन पर जो बातें की, इसके बाद डॉक्टर माथुर बहुत ही व्यथित हो गए और उन्होंने कहा कि अब ये नौकरी करने की कोई आवश्यकता नहीं। बिहार में इंसानी जिंदगी इतनी सस्ती हो गई है कि लीची के महज 2 फलियों के लिए 12 साल के एक मासूम की बेरहमी से हत्या कर दी गई। भागलपुर से आई ये दर्दनाक रिपोर्ट देखिए। इस बच्चे के शरीर पर एक एक जख्म इंसानियत पर हैवानियत के जुल्म की दास्तां बयां कर रहा है। महज 12 साल उम्र थी इस बच्चे की, जिसने अपने नटखटपन के चलते अपनी जान गंवा दी। लीची का बागान देखकर बच्चे का मन ललच गया और 3 दोस्तों के साथ बागान मालिक से नजरें बचाकर लीची तोड़ने चल दिया। लेकिन आज तो लीची के बागान में साक्षात इसका यमदूत बैठा था। बागान मालिक की नजर बच्चों पर पड़ गई। इस मासूम के अलावा 3 बच्चे भागने में कामयाब हो गए और ये मासूम उस जालिम बागान मालिक के हाथ चढ़ गया। इसके बाद तो मासूम के नाजुक देह पर बागान मालिक के डंडे ऐसे बरसे कि चारों बच्चों की मार इसी मासूम के हिस्से आ गई। हाय रे जालिम, महज 2 लीची तोड़ने के लिए ऐसी सजा, धिक्कार है उस बागान मालिक को खुद को इंसान कहते हुए। अरे तुम्हारी ऐसी कौन सी दौलत लूट ली इस मासूम ने कि तुमने इसकी जिंदगी ही छीन ली। वो जालिम बागान मालिक मासूम पर तब तक डंडे बरसाता रहा जब तक मासूम हर चोट पर दिल मिलाता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, फिर लीची न तोड़ने की कस्में खाता रहा। और जब उसके शरीर में हलचल बंद हो गई, तब जाकर उस जालिम का डंडा थम गया।
कौन मारा? बिंदेश्री मंडल, प्रभाकर मंडल और दिवाकर मंडल और उसका बहन, ये तीनों चारों मिल के मारा। काहे के लिए? काहे मारा? लीची तोड़ के भाग रहा था इसीलिए मारा। और क्या मारा? 2 ठो लीची तोड़ा था। इंसानियत को धिक्कारने वाली ये दर्दनाक घटना 0 माइल थाना इलाके के नवटोलिया गांव की है। मृत अमन के घर पर मातम पसरा है। किसी को यकीन नहीं हो रहा कि लीची की 2 फलियां तोड़ लेने पर कोई मासूम की जान भी ले सकता है। मृतक के परिजनों ने आरोपी दिवाकर मंडल, प्रभाष मंडल, विंदेश्वरी मंडल और आशा देवी पर पीट कर मासूम की हत्या कर देने का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस ने 3 आरोपियों दिवाकर मंडल, प्रभाष मंडल और आशा देवी को पकड़ लिया। भागलपुर से आशीष, न्यूज़ 18। बिहार में आज कई जगहों से ऐसी खबरें आईं जिसने कई सवाल खड़े कर दिए। बात गया की करें तो यहां शराब के नशे में पति ने पत्नी को जिंदा जला दिया। घटना इमामगंज थाना इलाके के रानीगंज गरेड़िया बीघा की है। पुलिस आरोपी पति से फिलहाल पूछताछ कर रही है। वहीं मुजफ्फरपुर कोर्ट परिसर में 2 गुट आपस में ही भिड़ गए। कोर्ट परिसर में ही लड़का और लड़की वालों के बीच लव मैरिज को लेकर जमकर मारपीट हुई। इस दौरान कोर्ट परिसर अखाड़े में तब्दील नजर आया। तीसरी तस्वीर राजधानी पटना से आई, जहां पर अपराधियों ने कदम कुआं इलाके के कांग्रेस मैदान के पास दिन दहाड़े फायरिंग की। पुलिस के मुताबिक अपराधियों ने आपसी विवाद में फायरिंग की घटना को अंजाम दिया। हालांकि पुलिस अभी मामले की जांच में जुटी है। राजधानी पटना में दिन दहाड़े कांग्रेस मैदान के पास हुई फायरिंग का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सुदीप मिश्रा नामक आरोपी हाथों में पिस्टल लहराते हुए बीच सड़क पर दौड़ रहा है। मनीष कुमार नामक शख्स को गोली मारने के लिए और एसएसपी मनु महाराज ने यह बताया है कि आरोपी और पीड़ित दोनों आपस में रिश्तेदार हैं। पुलिस ने पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र में सुदीप मिश्रा के घर पर छापेमारी कर उस पिस्टल को भी जब्त कर लिया है। थाना अंतर्गत कांग्रेस मैदान में गोलीबारी की घटना हुई आज, जिसमें सुजीत मिश्रा नाम के एक व्यक्ति द्वारा गोली चलाई गई। सीसीटीवी में वो जो फोटो है कैद हो गई है और उचित कार्रवाई इसमें की जा रही है। सबसे घर से भी पिस्टल भी बरामद किया गया है। वहां पे इमीडिएटली रेड करवाया गया चौक थाना अंतर्गत उनके घर में, और एक पिस्टल और कुछ जिंदा राउंड गोली भी वहां बरामद किया गया। बेगूसराय पुलिस ने एक संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस संबंधित विभाग से इस मामले में जानकारी जुटाकर उसका डिटेल खंगालने में जुटी हुई है। हालांकि पुलिस अभी इस मामले में कुछ भी बताने से इनकार कर रही है। भागलपुर के कहलगांव में सीआईएसएफ कमांडेंट पर हुए पथराव पर जवानों ने 6 राउंड गोली चलाई, जिसमें सुशील यादव नामक युवक गोली लगने से घायल हो गया। घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल बीती रात एनटीपीसी में कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्त मजदूर सुभाष यादव की सर्प दर्द से मौत हो गई थी, जिसके बाद उग्र परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। उसी दौरान भीड़ उग्र हुई और सीआईएसएफ कमांडेंट के घर पर पथराव शुरू कर दिया गया, जिसके बाद जवानों को फायरिंग करनी पड़ी। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। बिहार की बाकी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं news18bihar.com।